Yes, children, good morning. Student of class 8, listen carefully. Now we are going to start class 8. Subject SST. From geography. Now, the chapter number 17 and name of chapter is Natural Resources. Natural resources नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में बात किया था नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था और जाना था कि a type of a forest without any interference of the humans, यानी कि बिना किसी ह्यूमंस के मदद से, ह्यूमंस के हस्तक्षेप से अगर कोई बहुत बड़ा भूभाग जो जंगल में परिणत हो जाता है, वो सभी जो है वह क्या कहलाते हैं? हमारा नेचुरल वेजिटेशन कहलाता है। क्योंकि लगभग हमारा जो सेंट्रल हमारा इंडिया है, एमपी है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वह जंगल वहीं पे पाया जाता है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से होके गुजरा है हमारे भारत में, वो हर जगह घना जंगल। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखिए क्या है। एज द climate of condition the forest are classified on the basis of their significant and where they lies. Now, there are three main types of forest अब वो क्या है हमारा? सबसे पहला देख लीजिए,
एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, एक है डिसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है हमारा जो है टियागा फॉरेस्ट। तो इस चैप्टर में आज हमें इसी चीजों के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, एज अ क्लाइमेटिक कंडीशन, एज अ प्लेस वेयर दे लाइज, उस जगह, वह जगह का भूभाग और जिस क्षेत्र में उसकी स्थिति आती है वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन उसी के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि वह हिली एरिया में आता है या फिर प्लेन्स में आता है, वह किस लैटिट्यूड में आता है, किस लॉन्गिट्यूड में आता है, क्या सालों भर वह बर्फ से घिरा हुआ रहता है, क्या सिर्फ दो ही मौसम वहां पे सर्दियां और गर्मी ही पाए जाते हैं। तो ये सारा चीज जो है, इसका क्लासिफिकेशन जो है उसके फीचर्स पे, उसके गुणों के ऊपर विभाजित किया गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है कि अगर ये सभी जंगल जो है वो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी कि नेचर के द्वारा अगर किए गए हैं, तो कैसे हमें पता चलता है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये मानसूनी फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये डिसिडियस फॉरेस्ट है? ये कैसे मालूम चलता है? आखिरकार कारण क्या है इन चीजों को अलग अलग करना है? तो इन चीजों को जब देखा गया और पाया गया कि इस जगह पे पाए जाने वाले जितने भी सारे स्पीसीज होते हैं, वो चाहे फ्लोरा के हो तब, चाहे फौना के हो तब, यानी कि प्लांट्स स्पीसीज हो तब, चाहे एनिमल स्पीसीज हो तब, ये इसके क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और यही चीज जो है वह एक दूसरे को क्लासिफाई करने में मदद करता है कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि कैसे वो एक दूसरे से अलग है। तो चलिए इस क्लास को और आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं कुछ फॉरेस्ट के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट lies between 23° north and 23° south latitude. Now, the tropical evergreen forest are found where the annual
रेनफॉल इज वेरी हेवी। ठीक है, नेक्स्ट है इन द equatorial region, in the equatorial region where the forest found also called the tropical rainforest. Okay, now see here. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आखिरकार क्या कहलाता है? देखिए, वेयर अ टाइप ऑफ ए फॉरेस्ट लाइस। देखिए, इस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो मुख्यतः आपको 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक पाए जाते हैं। और नाउ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर द एनुअल रेनफॉल इज वेरी हैवी। बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अफ्रीका जो है वह क्या है, अफ्रीका के बीचों बीच से होकर के गुजरा हुआ है हमारा इक्वेटर, यानी कि वो जो जगह हो गया, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन के अंतर्गत आ गया, जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरा हुआ है। तो वो क्या हो, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, है ना। जैसा कि आप लोग 7th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जाना गया है। ये ब्लैक या डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से इसलिए जाना गया है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर जो है ये दोनों इसी से होकर के गुजरा हुआ है, इसलिए 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड भी किया गया है। देखना सिर्फ यह है कि जो इक्वेटोरियल रीजन में जितने भी सारे जो जंगल आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, उस इक्वेटोरियल रीजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सबसे ज्यादा यानी कि 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जो है वह बारिश वहां पे होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश होने का कारण जो है सिर्फ यहीं पे है, और इसी के कारण जो है वह बहुत सारी चीजें जो है वह काफी अलग भी पाई गई। तो ये अलग अलग पाने का कारण जो है वह देखते हैं जब भी हेवी रेनफॉल की बात आती है। तो आखिर ये हेवी रेनफॉल होते कैसे? क्योंकि सन का रेज जो है वो डायरेक्टली फैशन में पड़ता है, तो इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी होगा, प्रेसिपिटेशन भी होगा, बारिश बहुत ज्यादा बरसेगी और मिट्टी में है आर्द्रता पाई जाएगी। साथ ही जो सबसे ज्यादा पेड़ के पौधे जो है, जो पेड़ के जो पत्ते हैं, पौधों के जो पत्ते हैं वो शेड होंगे नीचे और कंपोस्ट भी जल्दी जल्दी बनेंगे। साथ ही उनकी फर्टिलिटी भी जो है वह व्याप्त होगी, समय समय पर उनको बारिश भी मिलेगा, और इसी के कारण जो है वह सबसे ज्यादा घना भी होता है। हाईली डेंस फॉरेस्ट होते हैं, हाईली डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो ये डिसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं तो वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट और जो मानसूनी फॉरेस्ट है उसमें सबसे बड़ा कारण जो है जगह का होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन का होता है। एज वी ऑल नो दैट in evergreen forest there are a lot of flora and fauna found in this type of forest. Animal species और plant species जबरदस्त अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं इसमें। कारण सिर्फ यही है इसको एवरग्रीन कहने का। एवरग्रीन है इसलिए क्योंकि सालों भर इसके पत्ते ग्रीन ही दिखाई देते हैं। उसका एक ही कारण है क्योंकि बहुत सारे जो पेड़ हैं
उनका जो अलग अलग सीजन होता है जिसमें अपने पत्ते वो शेड करते हैं। यानी कि पेड़ के जितने पत्ते होते हैं वो अलग अलग सीजन में शेड हो जाते हैं। वही मानसूनी क्लाइमेट में क्या है, सिर्फ एक ही सीजन में जो है सारा पत्ता जो है झाड़ जाता है, वो जितने भी प्रकार का जो है पेड़ होता है वो सारा पत्ता झड़ जाता है। यही कारण है इसके एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक धन्यवाद और हमारे साथ बने रहे क्लास 8 में।